कि पेशेंट्स के लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से बहुत ख़राब लाइफस्टाइल रहता है। छोटे बच्चे नेक पेन के साथ आ रहे हैं हमारे पास, बाहर नहीं जाते हैं खेलने के लिए, उस वजह से फिजिकल एक्टिविटी हैम्पर हो रही है, बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स के साथ आ रहे हैं। तो जो प्रॉब्लम्स हमको लगता था 55-60 में पहले पेशेंट्स आते थे, दे आर कमिंग 10 to 15 ईयर्स यंगर विद सर्वाइकल पेन, बैक पेन, दे आर हैविंग मल्टीपल इश्यूज। और इतना सीवियर भी हमने देखे हैं पेशेंट्स को पेन होते हुए, दे आर नॉट एबल टू गो टू देयर वर्क। रिसेंटली आई सीन कि कायरो प्रैक्टिशनर्स का बहुत चल रहा है, रिलैक्सेशन मिल रही है, जो एयर गैप होता है हमारी मसल्स के बीच में उसको वो ठीक कर रहे हैं, बैक को ठीक कर रहे हैं, सो द पेन इवेंचुअली इट लीव्स द बॉडी। अंटिल आई हर्ड अ न्यूज़ कि देयर वाज दिस वन पर्सन हु लॉस्ट हिज लाइफ बिकॉज ऑफ दिस। तो अब रोबोटिक टेक्नोलॉजी आ गई है वेयर वी आर गाइडिंग द रोबोट एंड द रोबोट इटसेल्फ इज डूइंग द कट्स। Hey guys, what's up? Welcome to another episode of Stories with Ofit Kuri. I hope आप सब सेफ हो, अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हो। Today we have with us Dr. Saksham Mittal. He is an orthopedic surgeon who is practicing in uh, Apollo Spectra Hospital. What are we going to focus today in this podcast is the spine issues we all have, the back issues we all have, the soreness we all have in our bodies. आजकल हम जितने भी यंगस्टर्स हैं, हम बहुत ज़्यादा हमें अभी से ही लगने लग गया है कि हमारी बॉडी में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो पहले नहीं होता था, अब बहुत ज़्यादा होता है। सो टुडे दिस इज ऑल्सो गोना बी लाइक अ पर्सनल सेशन बिकॉज मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। सो एस वेलकम डॉक्टर सक्षम मित्तल। Thanks for having me here. कैसे हो आप? I am all good. I'm all. Sir, this is going to be a personal session as well because I, being a person who's into corporate, who practices gym, ये सब भी, तो हमारे साथ भी खुद बहुत प्रॉब्लम्स होती है। एंड आई एम श्योर आपके पास बहुत हमारी एज के अब भी पेशेंट्स आते होंगे। डेफिनेटली अभी तो ना क्या हुआ है कि पेशेंट्स के लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से बहुत ख़राब लाइफस्टाइल रहता है। इवन एट अ यंगर एज पीपल आर हैविंग मल्टीपल इश्यूज, है ना। तो इवन एडोलेसेंट एज से ही छोटे बच्चे नेक पेन के साथ आ रहे हैं हमारे पास, है ना। और बाहर नहीं जाते हैं खेलने के लिए, उस वजह से फिजिकल एक्टिविटी हैम्पर हो रही है, बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स के साथ आ रहे हैं। तो जो प्रॉब्लम्स हमको लगता था 55-60 में पहले पेशेंट्स आते थे, दे आर कमिंग अबाउट 10 to 15 ईयर्स यंगर। Right. So like within this age bracket of 25 and above, आपके पास patients ज़्यादा बढ़ गए हैं। Definitely, especially with cervical pain, back pain, they are having multiple issues. So और इतना सीवियर भी हमने देखे हैं पेशेंट्स को पेन होते हुए, they are not able to go to their work, है ना। रेस्ट लिखना पड़ रहा है हमको उनके लिए, तो they are having multiple issues. I'll tell you something. So I practice gym and there are many people who are into this gym culture. People have started lifting and people have started, lifting heavy weights और workout वगैरह कर रहे हैं to promote a healthy lifestyle. तो अभी I have seen a couple of instances जहाँ पर लोगों को knee इंजरीज होने लग गई हैं बहुत ज़्यादा। लाइक उनकी जो नी गैप, उसमें नी में गैप आ जाता है या फिर थोड़ा सा नी कैप जो होती है वो शिफ्ट हो जाती है, दीज प्रॉब्लम्स कम। हाँ, देखो ऐसा है, डेफिनेटली कोविड के बाद ना पेशेंट्स में बहुत अवेयरनेस हुई है। दे आर गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू देयर फिजिकल हेल्थ, जा रहे हैं जिम जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इट्स गुड, वो अच्छा है। कुछ किसी ना किसी फॉर्म की एक्सरसाइज आपको करना ज़रूरी है, बट एक्सरसाइजेज जो भी आप कर रहे हो अगर हम सही तरीके से कर रहे हैं तो वो हमको इंजरी से प्रिवेंट करती है। तो वो बहुत लोगों को वो नहीं पता होता कि कैसे हमको स्ट्रेचिंग करना ज़रूरी है, वार्म अप करना ज़रूरी है, अपनी बॉडी को कूल डाउन करना ज़रूरी है, सही पोस्चर में कैसे लिफ्ट करना है। अगर वो नहीं करते हैं हम तो फिर इंजरीज का चांस बढ़ जाता है। राइट। तो इसीलिए इंजरीज भी इसलिए ज़्यादा बढ़ रही हैं क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस जब आएगी सही तरीके से वो ट्रेन करेंगे अपने आप को, तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग खराब है, अच्छा है अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं। राइट। सो व्हाट डू यू सजेस्ट, जैसे अभी आजकल के टाइम पे पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग आल्सो अ लॉट इनटू इट, राइट? मतलब वहम भी बहुत हो जाता है। आपके पास ऐसे कोई इंसिडेंट्स हैं जिसमें वहम हो गया हो या समथिंग? ये हो जाता है ना क्योंकि सोशल मीडिया, इंटरनेट, गूगल, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास है ना। पेशेंट हमारे पास आता है उससे पहले दे हैव ऑलरेडी गूगल देयर सिम्टम्स, उनको पता होता है कि क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, राइट। एंड दे इवन सजेस्ट देमसेल्व्स कि आप डॉक्टर साहब आप ये ऐसे कर सकते हैं, कि हम ये ऐसे कर सकते हैं ना। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ गूगल, है ना। पहले पेशेंट को नहीं पता होता था तो डॉक्टर के पास जाते थे, जैसे वो एडवाइस करते थे वो फॉलो अप करते थे। तो ये सब इसलिए उनको दिमाग में भी जो टेंशन रहती है ना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है, तो वो सही है या गलत वो पेशेंट को नहीं पता होता। तो इसलिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए जब उनको प्रॉब्लम आ रही है और उस हिसाब से ट्रीटमेंट करें। ट्रीटमेंट सब चीज़ों की है। राइट। ओके, सो अभी व्हाट आर द कॉमन प्रॉब्लम्स दैट यू सी दैट आर देयर इन द पिक्चर? देखो प्रॉब्लम्स जो आती है ना हमारे एज ग्रुप के हिसाब से आती है। ओल्डर पीपल वी हैव प्रॉब्लम लाइक आर्थराइटिस,
ऑस्टियोपोरोसिस भी एक बहुत साइलेंट पैंडमिक की तरह चल रहा है और उसको एड्रेस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यंगर पीपल में हमको आजकल जो स्पेशली इश्यूज आ रहे हैं वो बैक प्रॉब्लम्स के आ रहे हैं, सर्वाइकल पेन, इवन लोअर बैक पेन। जो हम गलत तरीके से स्क्वाट्स कर रहे हैं या ज़्यादा वेट लिफ्ट कर रहे हैं, उनको नी प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। एंड डेफिनेटली स्पोर्ट्स पर्सन, एवरी स्पोर्ट इज़ एसोसिएटेड विद सम रिस्क। आप कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, स्पेशली फुटबॉल हो गया, हमारा बास्केटबॉल हो गया, रेसलर्स हो गया, दे आर मोर प्रोन टू स्पोर्ट्स इंजरीज। ठीक है, समटाइम्स इट इज़ नॉट प्रिवेंटेबल, उनका कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है तो इंजरी हो सकती है। तो यंगर एज में जनरली जो पेशेंट्स हमारे पास सर्जरी के लिए आते हैं वो स्पोर्ट्स इंजरीज के आते हैं, और जो स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे वो मैक्सिमम बैक पेन या सर्वाइकल पेन के। सर, ऑस्टियोपोरोसिस अभी आपने मेंशन करा कि इट इज वर्किंग एज अ साइलेंट पैंडेमिक। व्हाट एग्जैक्टली, कैन यू गिव मी अ ब्रीफ कि मतलब क्या एग्जैक्टली ऑस्टियोपोरोसिस में होता क्या है? देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है ना, हमारी बोन को अगर हम एक डेंस एक स्ट्रक्चर की तरह माने, जो कि एक मेशवर्क है कोलेजन फाइबर्स का, उसके अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं। तो विद एज व्हाट हैपेंस इज, फीमेल्स में आफ्टर मेनोपॉज, अराउंड मेनोपॉज 45 to 50 ईयर्स की एज में, ये जो कैल्शियम डिपॉजिट्स होते हैं धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तो आप मानिए जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, तो बोन्स उस तरह से खोखली हो जाती हैं। ठीक है, जब वो ऐसे खोखली हो जाती हैं तो हमारी बोन्स के टूटने का चांस, दे बिकम ब्रिटल, तो जल्दी अगर गिर जाते हैं तो टूटने का रिस्क ज़्यादा रहता है, बोन पेन्स होते हैं। तो एक एज के बाद पेशेंट्स को मल्टीपल जॉइंट पेन्स से अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मतलब वो सजेस्ट करता है कि वो दे आर गोइंग टूवर्ड्स ऑस्टियोपोरोसिस। ऑलराइट। मेल पॉपुलेशन में ये सेम चीज़ें ज़्यादा एज के बाद आती है, अराउंड 65-70 में, लेकिन फीमेल्स को जल्दी हो जाता है बिकॉज जेनेटिकली वो ज़्यादा प्रोन है, उनमें ईस्ट्रोजन लेवल्स जब कम होने लगते हैं मेनोपॉज के टाइम पे, तो उनको ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं और ये पेशेंट को पता नहीं रहता है, और दे डोंट गो फॉर रेगुलर चेकअप जो बोन डेंसिटी के लिए होते हैं हमारे, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोस हो सके, क्योंकि ये प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। इसको हम पहले से ही एड्रेस करके, इसको करेक्ट करके हम इसको रोक सकते हैं और इसकी कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकते हैं। अच्छा, what are the preventive measures in osteoporosis? If we could make it understand to the audience who's listening to this podcast, कि क्या osteoporosis में अगर हमें if we are feeling कि हाँ हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो रही है और we getting more prone to bone injuries and something like that, तो उसमें हम घर पे रह के, क्योंकि ना sometimes it happens कि not everybody wants to immediately go see a doctor. कुछ लोग अपने घर पे डॉक्टर बनने में they prefer to do that कि पहले हम खुद से थोड़ा सा करके देख लेते हैं, if that is okay, उसके बाद what should be a point that a person should feel कि हाँ now it's time to see a doctor? ओके, देखो, सबसे पहले प्रिवेंटिव मेजर है, आप एक्सरसाइजेस करिए। जब हमारी बोन हमेशा एक कांस्टेंट बोन रिजॉर्प्शन होते रहती है, बोन एक जगह से ख़त्म होते रहती है और नई बोन भी बनते रहती है। ठीक है, ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चल रहा है सबकी बॉडीज़ में। मेनोपॉज के बाद फीमेल्स में क्या होता है कि, या फिजिकल इनएक्टिविटी में भी क्या होता है, बोन पे स्ट्रेस पड़ना कम हो जाता है। जब वो कोई आदमी एक्सरसाइज ही नहीं कर रहा, बोन पे स्ट्रेस कम पड़ रहा है, तो नई बोन वहाँ पे कम बनना शुरू हो जाती है। वो भी कारण है, प्लस हार्मोनल जो एस्ट्रोजन कम होता है उसकी वजह से बोन जल्दी खोखली हो जाती हैं। तो पेशेंट्स को एक्सरसाइज एटलीस्ट करें, किसी भी फॉर्म की एक्सरसाइज, योगा करें, वॉकिंग करें, साइकिलिंग करें, जो भी को कंफर्टेबल है, डांसिंग करें, है ना। तो एक्सरसाइज अगर करते रहेंगे तो बोन की स्ट्रेंथ बनी रहती है। प्लस दे कैन गो फॉर अ रेगुलर बोन डेंसिटी टेस्ट। अगर वो ईयरली या 2 ईयरली अगर एक बोन डेंसिटी टेस्ट कराते हैं और उसमें उनको पता लगता है कि बोन स्कोर्स हमारे कम आ रहे हैं, तो वो ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो वो डॉक्टर को कंसल्ट करें उस टाइम पे और मेडिकेशन शुरू करें उसकी। वी हैव मल्टीपल मेडिकेशंस, टैबलेट की फॉर्म में, इंजेक्शंस की फॉर्म में, जो कि ऑस्टियोपोरोसिस को रिवर्स कर सकता है। राइट। और अगर रेगुलर, लेट्स से कि an individual who is above 30 years of age, Yeah. that individual starts taking vitamin D tablets and calcium, क्योंकि जो लोग घर पे रहते हैं उनको यही बोला जाता है कि आप विटामिन डी एंड कैल्शियम ऑन अ रेगुलर बेसिस कंज्यूम करते रहो, उससे क्या होगा कि आपके चांसेस ऑफ सच इंजरीज विल रिड्यूस। हाँ, तो देखो, ये भी होता है। डेफिनेटली हमको कैल्शियम और विटामिन डी चाहिए, है ना। कैल्शियम ऐसा नहीं है कि वी नीड टू टेक इट एब्सोल्युटली इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन। देयर आर मल्टीपल सोर्सेज जो फूड से हमको मिल जाते हैं। इफ़ समवन इज़ अ नॉन वेजिटेरियन, उसके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, चिकन है, फिश है, ऑल नॉन वेजिटेरियन सोर्स है गुड इन विटामिन डी। आपके डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, इफ़ यू आर कंज्यूमिंग एटलीस्ट 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क अ डे, 1 कप योगर्ट, इस तरह से आप ले रहे हैं, उससे आपको कैल्शियम मिलता है। आपकी सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में कैल्शियम रहता है, सारे नट्स में, एलमंड्स, बॉक्स नट्स, ये सब बहुत अच्छे सोर्स है कैल्शियम के। तो आप डाइटरी सोर्सेज से भी अपनी कैल्शियम की डिफिशियंसी ठीक रह सकते हैं। तो अगर आप एक अच्छी डाइट ले रहे हैं जिसमें कैल्शियम रिच फूड्स हैं, तो यू डोंट नीड टू टेक सम सप्लीमेंटेशन। ओके, सिमिलरली विद विटामिन डी हमको अभी जो बेस्ट सोर्स है वो है हमारे सनलाइट। तो इफ़ यू आर स्टेइंग बिटवीन 10 to 3 एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स इन द सनलाइट, और वो आपके फेस पे, आपके आर्म्स पे सनलाइट का एक्सपोजर हो रहा है, तो विटामिन डी बनता है।
ठीक है, बट स्टिल वो डेफिशिएंसी रेंज में रहता है। I तो believe the विटामिन lifestyle is such that nobody wants to या step out, डेफिनेटली especially इतनी अभी गर्मी हो रही है वेदर की तो वजह से स्किन yeah, प्रॉब्लम्स हो जाती है लोगों को यूवी right. की, क्योंकि यूवी रेडिएशंस भी आ रही हैं। तो ऐसा नहीं कि हम वो एक्सपोजर कर ही पाएंगे, तो इसलिए विटामिन डी सप्लीमेंटेशन हमको ज़रूरी है। Yeah. ठीक है, तो आइदर विटामिन डी के भी बहुत तरीके के फॉर्म्स आते हैं, टैबलेट्स आती हैं, देयर आर नैनो शॉट्स, देयर आर Right. पाउडर्स, देयर आर इंजेक्शंस। तो बेस्ड ऑन योर विटामिन डी लेवल्स यू कैन स्टार्ट दोस। Right. Also, I believe that अभी जैसे आपने mention किया ना that dairy products आप regular basis पे लेते रहो 2 glasses of milk and yogurt, but now I think see every now अब क्या हो गया ना कि इतनी ज़्यादा चीज़ों के pros and cons होने लग गए हैं because if you're also going forward towards having 2 glasses of milk, then there are some people who are lactose intolerant, right? And I believe that अभी adulteration भी बहुत ज़्यादा हो गई है into these products that we cannot actually rely कि हाँ this will be something that can actually यस, benefit my body. एग्जैक्टली सही बोल रहा है आप। एडल्ट्रेशन का हमको नहीं पता चल सकता कि विच इज़ द बेस्ट सोर्स टू कंज्यूम, है ना। बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू टेक डेयरी प्रोडक्ट्स, और इफ़ यू डोंट वांट टू टेक डेयरी प्रोडक्ट्स, सोया मिल्क आप ले सकते हो, आलमंड मिल्क ले सकते हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सारे नट्स वगैरह, इस तरह से आप ले सकते हो। एंड इफ एट ऑल अगर आपको लग रहा है कि यू आर स्टिल हैविंग सम परसिस्टेंट प्रॉब्लम्स, टैबलेट्स हैं हमारे पास, दे आर सेफ, आप ले सकते हो कैल्शियम टैबलेट्स। Right, right. Okay. We've discussed about osteoporosis. We've discussed about main issues. I want to take a little time to understand the type and kinds of arthritis because अभी क्या हो रहा है कि लोगों को बहुत ज़्यादा arthritis problems हो रही हैं, right? Even my mother, she has rheumatoid arthritis as we have talked about it before, and there are many other people who have different kinds of arthritis. I want you to put a light on this. What kinds and is it reversible, preventable, curable? All that. देखो, आर्थराइटिस का मतलब है कि हमारे जॉइंट में डिजनरेशन हो रहा है। ठीक है, इफ यू मैं आपको बोन मॉडल से अगर हम समझाऊं, तो बेसिकली कोई भी जॉइंट होता है वो 2 बोन से बना है। जॉइंट के बीच में ये जो आप ब्लू कलर की ये लेयर देख रहे हैं, एक शाइनी स्मूथ लेयर, इसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। तो ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। ये हमारे फ्रिक्शन को कम करता है जॉइंट्स के बीच में। तो जब तक ये हमारा स्मूथ रहता है, हमारी मूवमेंट्स भी प्रॉपर होती है, हमको कोई पेन नहीं महसूस होता, जो कि यंग एज में होता है नॉर्मल लोगों के साथ। विद एज क्या होता है, ये हमारा कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लगता है। ठीक है, तो इट गेट्स वियर एंड टियर प्रोसेस है। इस तरह से हमारा कार्टिलेज घिस जाता है। जब ये हमारा कार्टिलेज ऐसे रफ हो जाता है, हमारे जॉइंट्स के बीच में हमको फ्रिक्शन में ज़्यादा बढ़ जाता है, हमको पेन महसूस होने लगेगा, जॉइंट्स की मूवमेंट कम हो जाएगी। So if you could lift it a bit. या तो ये हमारा इस तरीके से जो कार्टिलेज है वियर एंड टियर हो जाता है, घिस जाता है इस तरह से। तो बोन अंदर की एक्सपोज हो जाती है, इसमें नर्व एंडिंग्स होती हैं, ये आपस में टकराती हैं, तो पेन महसूस होता है। तो जॉइंट में स्वेलिंग होना, डिफॉर्मिटी होना, मूवमेंट कम होना, ये सब आर्थराइटिस के सिम्टम्स और होते ये अपने आप से हील होता है as in if we are good with dietary things No. and all that. हैं। इट इज़ नॉट रिवर्सिबल। Okay, ठीक it है, is not. आर्थराइटिस नहीं है रिवर्सिबल। वी हैव मल्टीपल मेडिसिन्स जो कि कार्टिलेज को स्ट्रेंथन करती हैं। Okay. ठीक है, एक्सरसाइजेस इसकी फर्दर डिजनरेशन को स्लो कर सकती हैं। और- लेकिन एक बार अगर कार्टिलेज बहुत ज़्यादा घिस जाता है तो उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। अच्छा. ठीक है, देयर आर रीजनरेटिव थेरेपीज जो ट्रायल बेसिस पे चल रही है, जैसे स्टेम सेल थेरेपी है, प्लाज्मा इंजेक्शंस है। तो दे हैव 50-50% रिजल्ट्स। अभी वो ट्रायल नहीं है, तो वी कैन नॉट असर्टेन कि यस यू कैन, वी आर नॉट श्योर कि इस पेशेंट में वो PRP 100% सक्सेसफुल हो। वी कैन गिव ऑन अ ट्रायल बेसिस, दे आर सेफ ट्रीटमेंट्स। सम पेशेंट्स हैव गुड रिजल्ट्स विद देम, लेकिन इट इज़ नॉट अ डेफिनेटिव थेरेपी कि आपको उसके रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, तो अगर हम आर्थराइटिस के टाइप्स के बारे में बात करें, तो जो मोस्ट कॉमन इंडिया में प्रेवलेंट या वर्ल्ड वाइड प्रेवलेंट है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस। Osteo. ठीक है, और उसको डिजनरेटिव आर्थराइटिस भी बोलते हैं, मतलब वो एज रिलेटेड आर्थराइटिस है। तो जो नॉर्मल एज के साथ हमारे सारी कार्टिलेज घिस रहा है, हमारी बोन्स वीक हो रही है, हमारे टेंडेंस मसल सब कुछ वीक हो रहा है, तो इसी तरह से कार्टिलेज वियर एंड टियर प्रोसेस चलते रहती है बॉडी में, और एक एज के बाद वो कार्टिलेज बहुत ज़्यादा घिस जाता है, तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस। दूसरा होता है हमारा ऑटो इम्यून आर्थराइटिस, जो कि इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है, जैसे आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में बात करें तो वो उस ग्रुप में आता है। वो हमारी अपनी ही बॉडी अपने जॉइंट्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, जो कि इस कार्टिलेज लेयर के अगेंस्ट काम करता है, और वो उसको जल्दी घिस देता है। तो वो कम एज में लोगों को होती है, जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के कंपैरिजन में 10 to 15 ईयर्स यंगर लोगों में ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अदर फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस होती है गआउटी आर्थराइटिस। आपने देखा होगा पेशेंट्स की यूरिक एसिड लेवल्स बड़े होते हैं, तो वो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जाके जॉइंट में इकट्ठा हो जाते हैं और वो पेन करते हैं पेशेंट को। Is it something that we call गठिया? आर्थराइटिस को ही गठिया बोलते हैं हम। ठीक है, किसी भी फॉर्म की आर्थराइटिस को, जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उनको आम भाषा में गठिया वाई बोलते हैं लोग। ठीक है, तो गआउटी आर्थराइटिस यूरिक एसिड की वजह से हो गई। यंग एज में जो लोगों को आर्थराइटिस होती है वो स्पेशली इंजरीज के कारण होती है। अंदर या तो उनका लिगामेंट इंजरी हो रखा है और वो अपने कंटिन्यूसली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है जॉइंट पे, उससे आर्थराइटिस हो।
या आपको कोई फ्रैक्चर है जॉइंट के पास जिसके कारण वो फ्रैक्चर सही तरीके से बैठा नहीं है अपनी जगह पे, तो उसके कारण भी अर्थराइटिस होती है, उनको पोस्ट ट्रॉमेटिक अर्थराइटिस बोलते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो प्रेवलेंट है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो कि एज के साथ लोगों के होता है। मैक्सिमम पेशेंट्स हमारे पास उसी तरीके से आते हैं। ऐसा भी होता है जैसे अगर एक इफ एन इंडिविजुअल इज सफरिंग फ्रॉम वन काइंड ऑफ ऑर्थराइटिस तो उसको दूसरे काइंड ऑफ ऑर्थराइटिस भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। देखो, ऑस्टियोआर्थराइटिस तो एज के साथ होगी। कुछ पेशेंट्स को साथ में यूरिक एसिड की प्रॉब्लम रहती है, तो उनको गाउटी आर्थराइटिस भी साथ में प्रेजेंट करता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स हैं उनको मल्टीपल जॉइंट्स में प्रॉब्लम रहती है, जैसे फिंगर्स के जॉइंट्स में हो गई, शोल्डर्स में हो गई, नीज में, हिप में। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स को किसी पर्टिकुलर जॉइंट्स में, स्पेशली नीज में रहती है, क्योंकि एज के साथ सबसे पहले हमारे नीज जॉइंट्स इंडिया में सबसे प्रोमिनेंट जो है वो नी आर्थराइटिस के साथ ही लोग प्रेजेंट करते हैं। Right, right. So, sir, what are the natural ways? Obviously, there are medications, there are things that can cure it probably, and if not, जैसे rheumatoid में हम cure नहीं कर सकते. We can just slow down the process a bit. तो हम naturally कैसे अपने आप को, बिकॉज ऑब्वियसली अभी क्या हो रहा है ना कि जो हमारी एज के लोग हैं एंड पीपल हु आर ऑल्सो 35-40 जिनको अभी ये प्रॉब्लम प्रॉबेबली आ सकती है इन फ्यूचर, उनको उनके लिए हम कैसे ये चीज़ वो कर सकते हैं कि थोड़ा सा आप स्लो डाउन कर सके या हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सके नेचुरली अपने डेली रूटीन में, जिससे हम अवॉइड कर सके ऐसे सिचुएशंस। ओके, देखो, डेफिनेटली ये पॉडकास्ट तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब पेशेंट के पास अवेयरनेस रहेगी इस चीज़ों की, ठीक है। मैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में व्हेन आई इनिशियली स्टार्टेड आई सॉ कि बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं, नी रिप्लेसमेंट्स करा रहे हैं, एंड स्टिल पेशेंट्स ख़त्म ही नहीं हो रहे कंटिन्यूसली, और एवरी ईयर ये पेशेंट्स बढ़े जा रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अब हमारे लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। अभी भी आप देखोगे रूरल पॉपुलेशन जो है वहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है लोगों को, ऐसा नहीं होता, लेकिन उनको ज़्यादा एज के बाद होता है। दे प्रेजेंट एट 70, अराउंड 70 ईयर्स ऑफ एज। लेकिन अर्बन पॉपुलेशन जो आ रही है वो 55 to 60 की एज में भी आ रही है। तो क्यों? उनका लाइफस्टाइल दिक्कत है। रूरल पॉपुलेशन अभी भी बहुत वॉक कर रहे हैं, वो हार्ड वर्क कर रहे हैं अभी भी। हमारे यहाँ पर लोगों की वॉकिंग कम हो गई है, लाइफ मतलब उनका एक तो ओबेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओबेसिटी भी हमारे, जब आपका वेट ज़्यादा होगा आपके जॉइंट्स पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। तो ये सब जो लाइफस्टाइल चेंजेस अभी हुए हैं, इनएक्टिविटी और ओबेसिटी प्लस आपकी जो डाइटरी चेंजेस हो गए हैं, आपकी डाइट में बहुत सारी एडल्ट्रेशन जैसे आपने बोला था आ गई हैं, कार्बोनेटेड वाटर, ये सब जो चीज़ें अब आ गई हैं ना, उस वजह से भी ये सब इनके प्रेवलेंस बढ़ रहे हैं। तो एज अ यंग इंडिविजुअल सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलर कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस करिए, ठीक है, जिससे आपकी मसल स्ट्रेंथिंग हो। जब भी आपको किसी जॉइंट में पेन है, अर्थराइटिस है, अगर आप आसपास की मसल्स की स्ट्रेंथिंग करते हैं तो जॉइंट्स पे कम प्रेशर जाता है, तो इवेंचुअली दैट विल हेल्प यू इन प्रिवेंटिंग अर्थराइटिस। आप अपना वेट ठीक रखिए, ओवर वेट भी एक कारण है अर्थराइटिस होने का। अच्छी डाइट लें, बैलेंस डाइट लें, तो ये तीन चार चीज़ें करके आप अपनी अर्थराइटिस होने को डिले कर सकते हैं। Can gluten also affect it? Because I have seen a multiple people who have this problem of arthritis. They are avoiding atta, they are avoiding maida, of course, is avoidable, but they are avoiding atta also. They are going towards ragi and jowar and all that. ना, डेफिनेटली मल्टीग्रेन आजकल की स्टडीज़ के हिसाब से इट इज़ अ बेटर सोर्स देन वीट, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वीट खाने से आपको अर्थराइटिस हो जाएगा। तो मतलब ऐसा नहीं है, आपको यू हैव टू प्रिवेंट इट और एब्सोल्युटली स्टॉप ईटिंग दैट, बट हेल्दी डाइट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ये वेदर चेंज के टाइम पे ज्यादा होता है क्या आर्थराइटिस? नहीं, वेदर से कोई रिलेशन नहीं है। डेफिनेटली पेशेंट्स को सिम्टम्स ज़्यादा महसूस होते हैं ड्यूरिंग विंटर सीजन, क्योंकि हमारे जॉइंट्स में जो ब्लड फ्लो होता है वो कम हो जाता है, स्टिफनेस थोड़ी ज़्यादा हमको महसूस होती है। तो पेशेंट्स हैव मोर सिम्टम्स ड्यूरिंग द विंटर सीजन, लेकिन इट कैन हैपन इन एनी सीजन। Right. I have seen two different instances. Okay, so say for example, I'm sorry, mom, but when my mother wakes up, she has a lot of pain in her fingers, right? So she keeps doing this, and sometimes she can't even, clench her fingers. उनको ऐसा होता है कि मुझे fold भी नहीं हो रहा है because her hand, like her fingers are so swollen कि उनको ऐसा लगता है कि I can't even move my fingers. Wherein my grandfather, he is 85 plus. He wakes up every morning. He does his cycling, like, वैसे ही बैठे बैठे he does his cycling and he does his exercise. And sometimes I wonder that, he is 85 plus and he is able to do all of that. Wherein my own mother, she can't even move her fingers when she's waking. एज यू मेंशन कि आपकी मदर को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ठीक है, तो द डिजीज इटसेल्फ इज कॉजिंग अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के टिपिकली सिम्टम्स होते हैं पेशेंट को रेस्ट के बाद या मॉर्निंग में उठने के बाद, जब ओवरनाइट रेस्ट मिलता है, आपको ज़्यादा पेन महसूस होगा, ज़्यादा स्टिफनेस महसूस होगी, एटलीस्ट हाफ एन आवर पेशेंट बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहते हैं, एंड इट गेट्स रिलीव्ड बाय एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो पेशेंट को एज अ डिजीज पर से रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से उनको ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं। आपके जो ग्रैंडफादर आपने बताया, उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं है, उनको एज अगर होगा तो एज रिलेटेड आर्थराइटिस होगा, दैट इज़ व्हाई ही इज कंफर्टेबल।
ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में जब जो एज के साथ होती है उसमें पेशेंट को एक्टिविटी के बाद सिम्टम्स आते हैं, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पेशेंट्स को रेस्ट पर भी सिम्टम्स। Right, which can only be reversed with good diet, exercises, and weight management. All right. We have discussed much about arthritis. I want to shift this topic a little for the corporate people. ठीक है, हम लोग corporate jobs करते हैं and there are long hours of sitting and we are eventually developing problems like spine issues, right? And अभी आपने mention किया था cervical issues. There is also one more thing that I've recently very much, मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया है. लोगों के ना hump बनता है. यहाँ बैक पे शोल्डर पे there's a hump. एंड आई थिंक दैट्स बिकॉज आपका जो शोल्डर अलाइनमेंट है दैट्स नॉट एकदम स्ट्रेट और यू नॉट मूविंग इन और सिटिंग इन अ गुड पोस्चर. तो उसमें क्या होता है कि हम्प से ना इट इज नॉट रिवर्सिबल एट टाइम्स. मतलब वो हम्प इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो ठीक ही नहीं हो पाता. इज दैट ट्रू? ओके, नहीं देखो ऐसा है, हमारा जो स्पाइन है ना, सर्वाइकल स्पाइन का कर्वेचर हमारा अलग रहता है. जहाँ पे सर्वाइकल स्पाइन हमारी नीचे डॉर्सल स्पाइन से मिलती है उसका कर्व अलग डायरेक्शन में रहता है. तो ये जो जंक्शन है ना जहाँ पर आप बोलो लोगों को हम्प फील होता है, ये इस जंक्शन पे फील होता है. विच इज हियर. हाँ, क्योंकि ये जंक्शन जो है ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है हमारी नेक का. तो आईटी सेक्टर में या स्कूल टीचर्स को जिनका प्रोफेशन ऐसा है कि लैपटॉप्स पे आपको काम करना है, आपकी नेक बेंडिंग कंटिन्यूस रह रही है. जब भी हमारी नेक बेंडिंग ज़्यादा कंटिन्यूस टाइम तक रहेगी, हमारी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा पड़ता है सर्वाइकल स्पाइन के ऊपर. ठीक है, तो हमारी मसल्स एकदम टेंशन में आ जाती हैं, खिंचाव में आ जाती है. ओवर द टाइम हमारे जो जॉइंट्स है वहाँ के भी घिसने लगते हैं. समटाइम्स स्लिप डिस्क वाला इशू भी आ जाता है उसके बाद. राइट राइट. तो वो जो हम्प है वो उसी वजह से कि मसल्स एकदम टाइट हो गई हैं और पेशेंट्स को लगता है कि कोई बोनी प्रोमिनेंस है. एक्चुअली कोई बोनी प्रोमिनेंस नहीं है, लेकिन वो मसल की टाइटनेस की वजह से उनको वैसा फील होता. तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ पोस्चर. ठीक है, अगर वो और या एक्सरसाइजेज वो अगर रूटीन में नहीं कर रहे तो. ठीक है, स्टार्ट हुआ ये स्पेशली कोविड के बाद. कोविड में इसको हम टेक्स्ट नेक सिंड्रोम बोलने लगे क्योंकि टेक्सटिंग करते थे लोग घर पे बैठे. हाँ, टेक्स्ट नेक सिंड्रोम. तो घर पे बैठ के गलत गलत पोस्चर में बेड पे लेट के काम कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कल्चर तो वहाँ से स्टार्ट हुआ. तो वहीं से लोगों का धीरे धीरे पोस्चर खराब होते होते अब इस स्टेज पे आ गए कि बहुत फ्रिक्वेंटली उनको सिम्टम्स हैं. And what are the things that should be followed to cure it or to remove it? अगर आपको लैपटॉप या स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, कोशिश करिए कि अपनी आई लेवल पे रख के करें. ज़्यादा आपको नेक बेंडिंग कंटिन्यूस ना करनी. Okay, to eye level. आई लेवल तक अगर आप नेक स्ट्रेट रख के करें. पिलोज बहुत मोटा यूज़ करना अवॉइड करें, बहुत पतला पिलो यूज़ करें. सर्वाइकल पिलोज आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं. डेली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जिससे मसल स्ट्रेंथनिंग हो आपकी स्पाइन के लिए, बैक के लिए. तो अगर वो रूटीन में आप एक्सरसाइजेज करते रहोगे ओवर द टाइम यू विल फील कि आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो लॉन्ग आवर सिटिंग. Exercises like neck bending, जैसे left, right. उनको सर्वाइकल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बोलते हैं. कुछ योगा पोजेज होते हैं हमारी स्ट्रेचिंग होती है जिसमें भी नेक को पीछे की तरफ लेके जाना होता है, लोअर बैक को पीछे की तरफ लिफ्ट करना होता है. तो दीज एक्सरसाइजेज विल इवेंचुअली स्ट्रेंथन योर मसल्स और उससे फिर आपको सिम्टम्स कम हो जाएंगे. Right, right, right. And the spine wala issue, how can it be recovered? लोअर बैक इशू. Yeah. हाँ, देखो लोअर बैक इशू यंग एज में डेफिनेटली पोस्चर वो भी रिलेटेड है. आप अगर हंस्ड अप होके बैठते हैं, ऐसे झुक के बैठते हैं ज़्यादा. ठीक है, अगर जिम में जैसे आपने बात करी लोग डेड लिफ्ट कर रहे हैं, बहुत हैवी वेट्स के साथ कर रहे हैं, अगर वो हल्का सा भी इतने हैवी वेट के गलत पोस्चर में होता है तो बैक पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस पड़ते हैं. ठीक है, तो अगर आप कर भी रहे हो वेट्स तो इट शुड बी इन अ गुड पोस्चर विद योर बैक्स अच्छे से सपोर्टेड रहनी चाहिए. अगर आप वैसे कर रहे हैं तो उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं. और बैक की भी हम स्ट्रेंथिंग करें. बाकी सब आप जो भी पुल एक्सरसाइजेस करते हैं अपनी तरफ खींचने वाली, से बैक की स्ट्रेंथिंग होती है, दीज आर गुड. ठीक है, लिफ्टिंग वेट्स रिस्की है लेकिन अगर वो भी सेफ है अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं. Right. So आप ये बोल रहे हो जैसे फॉर एग्जाम्पल इवन इफ वी आर हेवी लिफ्टिंग वी आर डूइंग द पुल एक्सरसाइजेस, है ना, बैक की एक्सरसाइजेस हम कर रहे हैं या फिर रोइंग की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं. सो दीज आर वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ आवर लोअर बैक और स्ट्रेचिंग हो गई एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. आप ये पेन में नहीं कर पाओगे. जब आपको पेन होगा यू वोंट बी एबल टू डू. तो जो पेशेंट पेन में आते हैं हमारे पास, हम उनको वेट्स अवॉइड करने के लिए बोलते हैं कुछ टाइम के लिए. उनके लिए बेटर है स्विमिंग, साइकिलिंग करना. बेस्ट एक्सरसाइज अगर आप कोई पेन में है जो बाकी कुछ नहीं कर पा रहा, स्विमिंग है. आप जो आपको स्विमिंग जल्दी रिकवरी देगी वो कोई और एक्सरसाइज नहीं दे पाएगी. What form of exercises would you prefer? वैसे do you prefer weightlifting or yoga or cycling? And there are multiple forms of exercises. योगा इज गुड फॉर मोबिलिटी एज वेल एज फॉर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. ठीक है, देर ऐसा नहीं योगा लोगों देखने में आसान लगता है लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा फिजिकल फोर्स चाहिए. सम योगा पोजेज आर वेरी डिफिकल्ट जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मसल स्ट्रेंथ चाहिए. तो योगा इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज. ठीक है, वेट लिफ्टिंग इज़ ऑल्सो गुड अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं. तो बेसिकली इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्रेफरेंस. आपको कि क्या चीज़ करने में मज़ा आता है, क्या अच्छा लगता है, ताकि आप कंसिस्टेंटली वो कर पाएँ. ठीक है, तो एवरी एक्सरसाइज इज गुड. आप कौन सी करते हो एक्सरसाइज? देखो डॉक्टर्स ऐसे हैं ना, डॉक्टर सबसे ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं अपनी हेल्थ.
ना we it's always easy to give advice rather than follow it, right? So I try to go to gym sometimes. Before starting practice, I was a very frequent gym goer. Doctor is other names of second gods here on earth. Times patients are calling you at odd hours, तो तब थोड़ा सा दिक्कत लगती है, otherwise it's good. Right. Okay. आजकल एक तो these are the trends that I've been following है ना, नया trend आता है and people start following it. There's this new trend and a new set of people who call themselves chiro practitioners, right? Initially I used to also feel कि हाँ beneficial चीज़ है क्योंकि you know कि I think the air gap between your muscles अगर chiropractitioners आपको help कर रहे हैं to remove that तो आप बहुत comfortable feel करते हो. As long as I heard this news जहाँ पर ये state हुआ कि somebody lost his life. Yeah. So sir अभी ना recently I've seen कि chiropractitioners का बहुत चल रहा है. मैंने भी ये चीज़ देखी थी कि initially people used to feel even I जब मैंने देखी ये videos वगैरह कि यार हाँ relaxation मिल रही है जो air gap होता है हमारी muscles के बीच में उसको वो ठीक कर रहे हैं back को ठीक कर रहे हैं so the pain eventually it leaves the body right until I heard a news that there was this one person who lost his life because of this. मतलब इनका ये पूरा चल रहा था सेशन कायरो आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड बट उसका चल रहा था एंड द पर्सन लॉस्ट हिज लाइफ. देखो आई एम नॉट अगेंस्ट एनी प्रोफेशन, लेकिन ना फिजियोथेरेपी और कायरोप्रैक्टर जो भी हैं तो ये क्या कर रहे हैं ना बेसिकली, जब आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हो तो आपकी वो मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करते हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज आपको कराते हैं, जो मसल्स हमारी टेंशन में है उसको थोड़ा सा रिलीव करते हैं बाय वेरियस मोडालिटीज़, हमारी अल्ट्रासोनिक थेरेपी है, टेंस है. तो इफ़ यू आर गोइंग टू अ प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट और अ ट्रेन फिजियोथेरेपिस्ट और अ ट्रेन कायरोप्रैक्टर, इवन कायरोप्रैक्टर्स में क्या करते हैं, दे उनको लगता है कि देयर प्रैक्टिस इज सच कि उनको लगता है कि बोन अलाइनमेंट हमारी थोड़ी सी खराब हो रही है और वो दे ट्राई टू रीअलाइन देम विद सडन जर्क्स और दिस. ठीक है, डेफिनेटली ओवर स्ट्रेसिंग या ओवर जर्क अगर आपकी बॉडी पे कहीं पे पड़ रहा है तो इट कैन फर्दर एग्रेवेट द इंजरी. ठीक है, तो अगर कोई बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कायरोप्रैक्टर तो देन इट्स ओके, अदरवाइज आप ऐसे ही आँख बंद करके कहीं पे भी ना जाएं किसी कायरोप्रैक्टर के पास. डेफिनेटली अ ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप जा सकते हैं, है ना, और उससे फिर ट्रीटमेंट ले सकते हैं. मुझे एक चीज़ था देयर इज अ मिसकंसेप्शन दैट पीपल हैव नाउअडेज दैट इज जैसे वी ये पिंच आवर नकल्स है ना ऐसे कड़ाके निकालते हैं अगर हमें से बोला था ये आवाज सो वी डू दैट इज इट सेफ टू डू या नहीं करना चाहिए. नहीं, यू कैन डू इट. We can do it Yeah. now because there are many people that I have seen, sir. What do they do is मैं ऐसे कुछ करती हूँ आवाज निकाल रही होती हूँ and they're like don't do this, you don't know it's coming not. out of joints until unless you have pain. तो देयर आर मल्टीपल कॉजेज. हमारे जो जॉइंट्स के अंदर एयर बबल्स होते हैं वो क्रैक होते हैं जब हम मूवमेंट करते हैं. Right. हमारे कभी कभी सॉफ्ट टिश्यूज जो लिगामेंट्स वगैरह है वो बोन के आसपास मूव करते हैं, वो साउंड्स कर सकते हैं. तो until unless you have pain that is causing you discomfort, Yeah. आवाज आना इज नॉर्मल. It's normal, right? We can do this karake thing, na? This is very normal, right? I want to make you people understand because there are so many people who are spreading these misconceptions that you should not do it. Only stretching exercises. Yeah, right. And also one thing, a lot of people I have seen जो जैसे stairs उतर रहे हैं, right? So they hear the same cracking sounds from their knees. So is that also all right or is that not fine? अगर आपको सिम्टम्स नहीं है ना कुछ, अगर आपको डिस्कम्फर्ट है, मैं मतलब आपको सीढ़ी चढ़ने उतरने में अगर डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो डेफिनेटली देयर इज सम कार्टिलेज इशू. यंग एज में जो हमारी नी कैप होती है आगे, जो हमारी पेटला बोन बोलते हैं, उसके पीछे की जो कार्टिलेज होती है वो बहुत कॉमनली सॉफ्ट हो जाती है या घिसने लगती है. ठीक है, वो भी हमारी मसल इम्बैलेंस की वजह से, अगर आपकी क्वाड्रिसेप्स की जो मसल है थोड़ी सी वीक है और आप ओवर एक्सर्ट कर रहे हैं अपने नीज को, जैसे आप बहुत टाइम से रनिंग के लिए नहीं गए, सडनली आप एक दिन 4-5 किलोमीटर दौड़ आए तो आपको वो नीज पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता, तो तब वो जो हमारी कार्टिलेज है उसकी इंजरी के चांस बढ़ जाते. ठीक है, अगर आपको तब हमको क्रैकिंग साउंड्स आ सकती हैं अगर हमारा कार्टिलेज बहुत ज़्यादा किस्सा हो. तो अगर आपको पेन है, लॉकिंग की तरह कुछ फील होता है हमारे जॉइंट के अंदर, तो तब आपको दिखाना चाहिए ऑर्थोपेडिक सर्जन को. अदरवाइज वैसे साउंड्स अगर कभी कभी आ रही हैं, आपको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है तो देन इट. How can we get to know that the mobility in our body and the cartilages and all of these things that we have just discussed are okay without actually getting checked by a doctor all the time? सी देखो, आर्थराइटिस जो हमारी प्रॉब्लम है ना वो एक एज के बाद शुरू हो जाती है. ठीक है, इट स्टार्टिंग की 35, 40, 45 की एज तक वो अर्ली स्टेजेस में होते हैं. सो वी मे नॉट गेट एनी सिम्टम्स. आप अपने रूटीन वर्क कर रहे हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो ठीक है.
तो इस टाइम पे कोई चेकअप कराने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी एक्सपेक्ट कि थोड़ी बहुत आर्थराइटिस शुरू हो चुकी है। लेकिन इवेंचुअली विद टाइम आपको जब अगर सिम्टम्स आने लग गए, आपको थोड़ा बहुत कभी कभी पेन फील होने लगा, देन यू कैन गेट एक्सरेज डन। एक्सरे से हमको आइडिया मिलता है कि आपके जॉइंट में कितनी स्पेस है, कितनी स्पेस कम हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, अगर सिम्टम्स नहीं है तो इट्स नॉट नेसेसरी टू गेट योर सेल्फ चेक। आप बस अपनी एक्सरसाइजेस करिए और अपना रूटीन काम करिए। Right. Also one more thing, अभी initial times में there was lesser technological use इन सब चीज़ों में। अभी तो बहुत machines आ गई हैं। What do you think कि अगर हम if we talk about let's say 10 decades back or 1 decade back पहले से there were not much technology in use and now there are ample amount of machines in the market and doctors also use it. तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स कैसे हुए? देखो, मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा अच्छी रेवोल्यूशनाइज हुई है ना। बहुत इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हमारे पास बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन्स आ गई हैं। अगर हम ऑर्थोपेडिक्स की बात करें, नी सर्जरीज की बात करें, तो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर नेविगेशन एक टेक्निक आई है, जिसके थ्रू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमको गाइड करता है सर्जरी के दौरान कि हम जो अपनी बोन्स कट कर रहे हैं वो कितने एंगल पे कट कर रहे हैं। ठीक है, तो थ्रू आउट द सर्जरी वी आर गेटिंग टू नो इफ द सर्जरी इज गोइंग फाइन और नॉट। ठीक है, सिमिलरली आपका अब रोबोटिक टेक्नोलॉजी आ गई है, वेयर वी आर गाइडिंग द रोबोट एंड द रोबोट इटसेल्फ इज डूइंग द कट्स। इज इट रिलायबल? Yeah, definitely, because we are controlling the robot. ठीक है, at every step we are giving command to the robot to do the next step and we can stop it any time we want. ठीक है, तो इट इज़ इन आवर कंट्रोल। ठीक है, उसके एडवांटेजेस क्या है कि जो हम मैनुअली हम किसी बोन को कट कर रहे हैं तो देर इज़ अ स्लाइट चांस ऑफ एरर से 1 to 2%, वो भी हम एकदम मिनिमाइज कर पा रहे हैं। वी आर एबल टू अचीव मोर एक्यूरेसी, मोर प्रिसीजन विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजीज। तो ऑर्थोपेडिक्स में ये एडवांसमेंट आई है। इन टर्म्स ऑफ पेन टेक्निक्स वी हैव एनेस्थीसिया, बहुत अच्छी टेक्निक्स आ गई हैं जिससे पेशेंट्स की पेन रिड्यूसिंग टेक्निक्स भी बहुत अच्छी हो गई। राइट। तो सर हैव यू अभी रिसेंट टाइम्स में हैव यू अंडरगॉन दिस सर्जरी Yep. जिसमें रोबोट वाज एक्चुअली डूइंग इट? We are doing it in routine basis, robotic surgeries, especially in knee replacement. We are doing it robotics. ठीक है, तो उसमें the robot is there stationed राइट। and after opening the joint, जो हम पहले हाथ से करते थे, जो मैनुअली हम कट्स काटते थे, अब वो रोबोट काट रहा है। अच्छा। तो हम पेशेंट का पहले से 3D एक CT स्कैन रोबोट के अंदर फीडेड रहता है, सॉफ्टवेयर में फीड है। हमको पहले से पता है कि कितना बोन हमको काटना है, कितने एंगल पे काटना है, और उस हिसाब से वो रोबोट अपना फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, वो उतने कट्स काटेगा और फाइनली हम बस जो हम आर्टिफिशियल जॉइंट्स हम डालते हैं उसको हम जॉइंट्स डाल के ख़त्म करते हैं। ऑलराइट। ठीक है, तो रोबोट हमको हेल्प कर रहा है एक तरीके से। इवन फॉर द पेशेंट इट इज़ बेनिफिशियल कि हम एक्यूरेसी अचीव कर पा रहे हैं, जिसके उससे सर्वाइवेबिलिटी ऑफ द सर्जरी बढ़ रही है। एंड दिल्ली में या इंडिया में इज इट फॉलोड एवरीवेयर राइट नाउ? In maximum of the hospitals now it is available. In mostly all corporate hospitals we have this robot. सो बेसिकली इंजरीज लाइक द नी रिप्लेसमेंट एंड ऑल ऑफ दिस यहाँ पे ये फॉलो हो रहा है? हाँ, only the robots nowadays that are available are for knee and hip replacements. Okay. For fractures or other ligament injuries अभी तक वो नहीं आई है टेक्नोलॉजी, but hopefully बट नी इंजरीज वगैरह के लिए ओनली दिस रोबो। for knee replacement and hip replacement we have robotic. दैट्स क्रेजी। आई मीन टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ आ गई। पहले आई वांट टू अंडरस्टैंड वन थिंग, जैसे पहले आपने बताया अभी रोबो इस चीज को कितनी देर में कर देता है? Robot takes a little bit more time. Okay. मैनुअली जो हम करते हैं उससे रोबोट अराउंड 15 to 20 मिनट्स अच्छा, वो ज्यादा लेता है? आई थॉट कम because होता होगा। हमको क्या करना रहता है, बोन्स का जो पूरा मैपिंग है, एक मल्टीपल पॉइंट्स वी हैव मार्कर्स जो हमको रोबोट को फीड करना पड़ता है ताकि रोबोट को एक पता लग जाए कि बोन का 3D डायमेंशन स्ट्रक्चर कैसा है। Okay. तो दैट प्रोसेस टेक्स अ बिट ऑफ टाइम। उसके बाद इट इज ऑलमोस्ट द सेम टाइम। तो अच्छा, so 15 you have to मिनट basically guide the robot कि Yeah. इस तरीके से करना है। we first map the bone and that we feed the data into the robot, तो रोबोट नोस कि जहाँ इसके आगे बोन नहीं है, so Right. it will stop at that point. Okay. And do you think that in future, like with the use of AI, ये चीज भी ऑटोमेट हो सकती है? हाँ, डेफिनेटली हो सकता है ना, मतलब आई थिंक कि दिस विल बी मोर टाइम सेविंग, कि ऐसा हो कि जैसे जो चीजें अभी आप रोबो को गाइड कर रहे हो वो चीज हो ही ना। आई मीन फ्रॉम एंड टू एंड पूरा सर्जरी रोबोट इज डूइंग। है। हाँ, फिर पेशेंट घर पे बैठ के खुद ही सर्जरी करे। दैट विल नेवर हैपन। वीडियो गेम, आप कंसोल के पीछे बैठे हैं, यू हैव मल्टीपल स्विचेस जिससे आप रोबोटिक आर्म को चला रहे हो। तो डॉक्टर इटसेल्फ विदाउट नॉलेज यू कैन नॉट परफॉर्म द सर्जरीज। आपको पता होना चाहिए एनाटॉमी वगैरह, यू हैव टू हैव एक्सपीरियंस इन द सर्जरीज, तभी आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इवन डॉक्टर्स आर कंट्रोलिंग, इवन डॉक्टर्स, देयर वाज अ डॉक्टर इन फ्लोरिडा
who conducted a robotic surgery of a patient in Middle East. वहाँ पे वो कॉन्फ्रेंस थी एक, तो वहाँ पे रोबोट वॉज स्टेशन इन मिडल ईस्ट, तो टेली सर्जरी बोलते हैं इसको। तो इवन जोग्राफिक डिस्टेंस के दूर से भी वो डॉक्टर रोबोटिक आर्म के थ्रू सर्जरी कर सकता That's crazy. है। या मतलब टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुंच रही है। डू यू थिंक दैट हार्ट सर्जरीज भी इस तरीके से हाँ, डेफिनेटली हार्ट सर्जरीज भी हो सकती, जब नॉर्मल विद टेक्नोलॉजी वो भी अचीव हम कर सकते। But I have this one question in my mind कि is it very reliable? Because initially तो I think you will have to undergo 20 to 50 dummy surgeries before you actually perform it to a human body. ये जो सारी टेक्नोलॉजीज बनी है आफ्टर एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद बनी है। कोई भी मेडिकल साइंस में कुछ नया इक्विपमेंट आता है, कोई नई मशीन आ रही है, दे हैव टू टेक मल्टीपल अप्रूवल्स, यूएस एफडीए अप्रूवल्स, और इन सब के बाद ही आफ्टर ऑल क्लिनिकल टेस्टिंग ही ये सब चीज़ें आती हैं। सो अगर जैसे अभी ऑर्थोपेडिक सर्जरी में एक रोबोट इन्वेंट हुआ है इन कोलैबोरेशन विद आईआईटी चेन्नई। सो पहले सारी कंपनीज IIT Chennai. या सो ऑल दोस रोबोट्स दैट वर अवेलेबल दे वर बीइंग मैन्युफैक्चर आउटसाइड, इसलिए उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा थी। अभी कंपनी है, इंडियन कंपनी है, जिन्होंने आईआईटी चेन्नई के साथ मिलकर एक इंडियन वर्जन ऑफ सेम रोबोट बनाया, और वी आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स विद दैट आल्सो। Alright. और वो कौन सी सर्जरी परफॉर्म कर रहा है रोबोट? नी रिप्लेसमेंट्स ओनली। दैट्स रियली नाइस। बट आपने जैसे आप कह रहे हो कि आपने यूज करा है ना, एंड यू हैव बीन यूजिंग, तो आपको कितना टाइम लगा टू एक्चुअली प्रैक्टिस इट? एंड वी हैड सम डिफिकल्टी, हमको जो नॉर्मल सर्जरी नी रिप्लेसमेंट करने में 35 to 40 मिनट्स लगते हैं, तो इट टुक अस 1 to 1.5 hours इनिशियली, बट विद एक्सपीरियंस जब टीम पूरी ट्रेंड हो गई है उस चीज़ में एंड डूइंग मल्टीपल प्रोसीजर्स, नाउ अब वो टाइम सिग्निफिकेंटली कम हो गया। ऑलराइट, ऑलराइट। डू यू हैव एनी वीडियोस ऑफ दैट? या आई हैव वीडियोस। है ना? यू कैन शेयर इट विद अस, वी कैन शो इट टू द पीपल हियर। ठीक है। एंड उससे पहले आपने कितनी कोई डमी सर्जरीज भी करी थी आपने? नो, डमी सर्जरीज नहीं करते हम एक्चुअली। जब हमारा ट्रेनिंग पीरियड रहता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एमएस ऑर्थोपेडिक्स, हम जहाँ पे भी ट्रेन कर रहे हैं, सो वी आर वॉशिंग इन द सर्जरी, वी आर असिस्टिंग द सर्जरीज। ठीक है, वी आर परफॉर्मिंग आवर फर्स्ट इंडिपेंडेंट सर्जरी अंडर द गाइडेंस ऑफ सम सीनियर डॉक्टर, एंड उसके बाद धीरे धीरे जब आपको कॉन्फिडेंट आ जाता है, वी आर डूइंग इंडिपेंडेंट सर्जरीज। ऑलराइट। हाउ मच गट्स does it take to actually perform something like this for the first time? द सर्जन यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग हार्टेड। ठीक है, बिकॉज पेशेंट इज ट्रस्टिंग यू कम्प्लीटली, पेशेंट की लाइफ आपके हाथ में है, सब कुछ फंक्शनल रिजल्ट्स आपको देने हैं उसको। ठीक है, तो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग हार्टेड। डेफिनेटली हर एक सर्जरी में देर आर चांसेस ऑफ सम कॉम्प्लिकेशंस, यू हैव टू मेक द पेशेंट अंडरस्टैंड दोज कॉम्प्लिकेशंस, you try to avoid them as much as possible. We are able to achieve very good results. Some patients may have some complications, but this is part and parcel of our profession. That's true. That's true. What are the misconceptions that people have when it comes to surgeries? Because I'm sure, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था अभी कि that people like study a lot from Google, और वो कुछ अपना ही चीजें लेकर आ जाते हैं। तो what do you think? Like, what are the misconceptions that people actually have when it comes to surgeries? Like any surgery. When I talk about knee replacement, patients are very afraid. Still patients are very afraid. ठीक है, बहुत अवेयरनेस हो गई है लोगों में, दे आर सीइंग नियर बाय पीपल हु आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स। उसके बाद भी अगर डॉक्टर उनको बताता है तो दे आर वेरी अप्रीहेंसिव टू गो फॉर सर्जरी इनिशियली। सबसे ज़्यादा एग्जांपल देते हैं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का। वो मतलब सबको पेशेंट को ये लगता है जब वाजपेयी जी ने बाहर जाके अपनी सर्जरी कराई तब भी उनका इतना अच्छा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, हमारा कैसे सक्सेसफुल होगा। ठीक है, लेकिन उनको समझना है कि विद टाइम टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज्ड, एक्सपीरियंस ऑफ डॉक्टर्स हैव चेंज्ड, वी आर हैविंग गुड वेरी गुड क्वालिटी ऑफ इम्प्लांट्स। तो अब जो सर्जरी उस टाइम पे होती थी और अब जो हो रही है उसके बहुत डिफरेंट रिजल्ट्स हैं। ठीक है, तो पेशेंट्स को अवेयरनेस क्रिएट करके ही हम समझा सकते हैं, उनका डर निकाल सकते हैं सर्जरी से। नॉट ऑल पेशेंट्स रिक्वायर सर्जरी। ठीक है, ऐसा नहीं आर्थराइटिस के हर पेशेंट को चाहिए। इनिशियल स्टेजेस कैन बी ट्रीटेड बाय लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइजेस, मेडिकेशंस। इवेंचुअली जब एकदम एंड स्टेज आ जाती है, जब पेशेंट्स की डे टू डे एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हैम्पर हो गई हैं कि वो अपनी लाइफस्टाइल जैसे जीना चाहते हैं वैसे नहीं जी पा रहे, पेशेंट इवन go into depression with that. A lot of that happens, yes. तो उस स्टेज पे सर्जरी इज द एंड रिजल्ट, उनको कराना ही पड़ेगा और उसी से ही उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो वो अवेयरनेस ही क्रिएट करके पेशेंट्स को, एक पेशेंट जिसकी अच्छी हुई है उसका भी एक तरीके से मतलब इट्स देयर ड्यूटी कि अगर वो देख रहे हैं कि कोई पेशेंट सफ़र कर रहा है उनको जाके मोटिवेट करें वो। ठीक है, बिकॉज पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा माइंडसेट रहता है कि दे ट्राई टू अवॉइड सर्जरी एज मच एज पॉसिबल। Exactly. है ना, तो वो पेशेंट्स आपस में एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे तो उससे बेटर कुछ नहीं है।
Absolutely right. As far as you've mentioned depression and all of this, जैसे rheumatoid भी है, and you said that it's irreversible, right? You can't actually cure it. उसमें भी surgeries होती हैं या नहीं होती हैं? रूमेटॉइड में भी सर्जरीज होती हैं. आई रिसेंटली हैड अ पेशेंट, शी वाज जस्ट 38 और उनको इतना सीवियर आर्थराइटिस था और सारे जॉइंट्स इन्वॉल्व थे, सर्वाइकल स्पाइन, शोल्डर्स, एल्बो, मतलब वो शी कैन नॉट पुट वेट ऑन हर हैंड्स एंड स्टैंड, शी कैन नॉट वॉक, उनके दोनों हिप्स खराब हो चुके हैं, दोनों नीज खराब हो चुके हैं, देन हर नीज वॉज फिक्स्ड इनफ्लेक्शन, मतलब हम बेंडेड नीज थे उनके और वो शी कैन नॉट स्ट्रेटन हर नीज, तो शी वॉज कम्प्लीटली बेटर इन. ठीक है, तो टू मेक हर वॉक वी डिड द नी रिप्लेसमेंट. ठीक है, एटलीस्ट नाउ इट्स बीन 3 weeks, नाउ शी इज स्टैंडिंग, शी इज वॉकिंग विद वॉकर. ठीक है, तो मतलब पेशेंट्स को उस टाइम पे सर्जरी ही बेस्ट रिजल्ट दे सकता है. ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम वी कैन नॉट ट्रीट ऑल आवर जॉइंट्स साइमल्टेनियसली, वी हैव टू गिव आवर मेडिकेशंस जिससे वो पेन में रिलीफ मिले. एंड लेट्स से अगर किसी को भी ऐसे पेन्स हैं, सो कंसेक्यूटिवली पेन किलर्स खाना भी सही है नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना? है ना. आप इमरजेंसी बेसिस पे जब बहुत सीवियर सिम्टम्स है कभी कभी आप ले सकते हैं, बिकॉज ऑल पेन किलर्स इफ़ यू आर टेकिंग इट फॉर अ लॉन्गर टाइम तो इट इंक्रीजेज योर स्ट्रेस ऑन द लिवर एंड किडनी. एग्जैक्ट. ठीक है, तो यू गो इन फॉर टेस्ट रेगुलरली. ठीक है, लेकिन पेन किलर इज़ नॉट द सोल्यूशन, इट इज़ जस्ट अ टेम्पररी रिलीफ. आप एक तरीके से अपनी प्रॉब्लम को बुद्धू बना रहे हो कि हम पेन किलर ले रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही उससे. ठीक है, बस पेन रिलीफ हो रहा है. Makes sense. Before we call it a day, I want you to please address this one issue कि exercises, कुछ exercises जो regularly इंसान को करनी चाहिए of every age group, कुछ ऐसे nutrition factors जो हर इंसान को करने चाहिए, so that you know people who are sitting at home and watching this podcast, probably somebody who is working in a corporate job, who's a teacher, है ना, या who is somebody who's probably physically very active but still need that one thing. तो कुछ ऐसे फैक्टर्स सर बता दो. डाइट के बारे में हम बात करें ना तो सबसे ज़्यादा जो निगलेक्ट करते हैं प्रोटीन्स निगलेक्ट करते हैं, स्पेशली वेजिटेरियन पीपल, क्योंकि बहुत अच्छी क्वांटिटी में नहीं रहता है. अगर आप इवन पल्सेस भी ले रहे हो या चीज़ ले रहे हो, मिल्क प्रोडक्ट्स ले रहे हो, तो दे हैव गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, बट उनको नहीं पता कितना लेना है, कितना ज़रूरी है उनकी बॉडी के लिए. तो ठीक है, एडिक्वेट प्रोटीन डाइट आइडियली, अगर आपको जितना बॉडी वेट है उतने ग्राम ऑफ प्रोटीन्स वी नीड ऑन अ रेगुलर बेसिस, जो कि नॉर्मल एक्टिविटी एक इंसान कर रहा है. So If for you are, example, if somebody is weighing 60 हाँ, kgs, you need 60 grams of 60 protein grams of protein. daily. If you are doing vigorous exercises, like if you are doing gym training, then you need more than that. All right. ठीक है, तो एटलीस्ट उतना भी लेने के लिए हमको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा, Right. तभी आप उतना उस क्वांटिटी तक पहुंच पाएंगे. तो इसलिए वेजिटेरियन सोर्सेज में बहुत अच्छी प्रोटीन क्वांटिटी नहीं है. आप अलग से सप्लीमेंट्स ले सकते हो. आजकल वेज प्रोटीन सप्लीमेंट्स मिलते हैं जो कि आप आटे में डाल के साथ में खा सकते हो, रोटी में बना के खा सकते हो. ठीक है, या किसी न किसी फॉर्म के. डिक्रीज योर कार्बोहाइड्रेट्स, इंक्रीज योर प्रोटीन्स, टेक कैल्शियम रिच फूड्स, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन ऑन एंड ऑफ लीजिए. एक्सरसाइजेस, बेस्ट एक्सरसाइज जो कि आपको बॉडी पे सबसे कम प्रेशर डालती है वो वॉकिंग. ठीक है, तो आप स्टार्ट करें एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स डेली वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बाकी उसके बाद एरोबिक एक्सरसाइज है जिससे आपकी हार्ट रेट थोड़ी सी बढ़ती है. वो किसी भी फॉर्म में आप कर सकते हैं. सम पीपल एंजॉय डांसिंग, किसी को साइकिलिंग पसंद है, किसी को स्विमिंग पसंद है, किसी को जिम पसंद है, वो किसी भी आप तरीके से आप कर सकते हैं. डेली स्ट्रेचिंग भी करें अपने जॉइंट्स की, तो योगा इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर इंक्रीजिंग अ मोबिलिटी. वैसे भी आप हर एक जॉइंट की स्ट्रेचिंग करें. ठीक है, अपना पोस्चर सही रखें काम करते वक्त, स्पेशली IT सेक्टर पीपल और स्कूल टीचर्स. तो ये सब अगर हम रेगुलर उसमें फॉलो कर रहे हैं ना, तो वी विल स्टे अवे फ्रॉम मल्टीपल डिजीजेस. एंड डोंट निगलेक्ट योर सिम्टम्स. अगर कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर. Right. Dr. Saksham, one last question before we head out. Caffeine, is caffeine anyway related to all of this? एक्सेसिव ऑफ एनीथिंग इज़ बैड. ठीक है, कैफीन अदरवाइज इट्स डजेंट कॉन मच साइड इफ़ेक्ट्स, लेकिन अगर आप कैफीन के साथ अगर आप फूड इनटेक ले रहे हैं ना, या निकोटिन जो टी के साथ भी अगर आप फूड इनटेक ले रहे हैं, तो वो कुछ न्यूट्रिशन सब के एब्जॉर्प्शंस को हैम्पर करता है. तो आइदर गिव अ गैप बिटवीन अ कॉफ़ी और अदर योर लंच और एनीथिंग. ठीक है, लेकिन एक्सेसिव कैफीन इज़ ऑल्सो वेरी बैड. तो आप मॉडरेट अमाउंट्स में कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं तो इट्स ओके. And smoking? स्मोकिंग इज़ वेरी बैड. स्मोकिंग इज़ वेरी वेरी बैड बिकॉज स्मोकिंग आपकी बोन डेंसिटी का जल्दी कम करता है. जो हमको, अगर एक कोई क्रॉनिक स्मोकर है उसका एक्सरे अगर हम देखेंगे 40 की एज में और एक नॉन स्मोकर का 70 की एज में देखेंगे, तो वी मे फाइंड सिमिलर एक्सरेज. तो आप अपनी बोन एज कम कर रहे हैं. ठीक है, दूसरा मल्टीपल केसेस हमने देखे हैं जो फ्रैक्चर से आते हैं, जो स्मोकर्स हैं उनकी बोन यूनियन नहीं होती, बोन जुड़ती ही नहीं है.
ठीक है, क्योंकि स्मोकिंग क्या करती है, आपकी जो एंड आर्टरीज होती हैं, जो लास्ट की ब्लड वेसल्स होती है, उसको श्रिंक कर देती है, तो ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाता वहाँ पे फ्रैक्चर को जोड़ने के लिए। तो स्मोकिंग इज़ वेरी वेरी बैड. Alcohol to some moderate amounts is okay, but excessive alcohol is also very bad. दिल्ली का जो पोल्यूशन है ना, मतलब बहुत लोग बोलते हैं, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेंड एनी स्मोकर आउट हियर, आई एम जस्ट स्टेटिंग दैट पीपल टॉक अबाउट दिस। अगर उनको बोलो ना कि डोंट स्मोक बिकॉज इट्स बैड फॉर द बोन्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, दे ऑलवेज से कि दिल्ली का पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, वो ऑलरेडी हम 4 सिगरेट दिन की पी ही रहे हैं अगर हम स्मोक नहीं भी कर नहीं, रहे हैं। देखो, एक दो दो चीज़ें हैं, एक जो आप अवॉइड कर सकते हो, एक नहीं अवॉइड कर सकते. ठीक है, पॉल्यूशन आप नहीं अवॉइड कर सकते. अगर आप दिल्ली में रहना चाह रहे हो तो यू हैव टू बियर विद एवरीथिंग. ठीक है, तो लेकिन स्मोकिंग आप अवॉइड कर सकते हो. ठीक है ना. तो जो हमको बाहर से इतना एडल्ट्रेंट्स मिल रहे हैं, जो पॉल्यूशन मिल रहा है, उसको हम नहीं लड़ सकते, लेकिन एटलीस्ट जो हम अवॉइड कर सकते हैं उसको हम अवॉइड करें. For sure, for sure. Dr. Saksham, it was really nice having you. Thank you for all these, diagrams and showing and uh, like telling us sheer facts about the bone health and everything. It was a great podcast, and we loved having you here. If you have any questions regarding the bone health and all of these things, do mention the comment. Sir का भी YouTube channel है. Sir will definitely answer all your questions. So do not forget to comment down and like, share, comment and subscribe. Sir आप भी बोलो. Please follow our channel Yeah. and do like, do subscribe. Thank you guys.